जय हिंद। मैं राहुल कुमार आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ सागर जीएस रिसर्च सेंटर में। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं जनसंख्या यानी कि अबाउट द पॉपुलेशन। ओके, तो जैसे भारत की जनसंख्या, इस वर्ल्ड की जनसंख्या पहले क्या थी, कैसे थी, जनसंख्या राइज कैसे होता है ना, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है हमारे सिविल सर्विस में बहुत खास मायने रखता है। जैसे बीपीएससी हो, एसआई हो, यहाँ तक कि जो ग्रेजुएशन लेवल के जो जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें अच्छा खासा इसका पकड़ होना जरूरी है। जनसंख्या से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते ही रहता है ना। तो देखते हैं कि हमारे इंडिया की जनसंख्या, वर्ल्ड की जनसंख्या, पॉपुलेशन कैसे बढ़ा, कैसे कारण हुआ। तो स्टार्टिंग करते हैं भारत की जनगणना। ओके, तो अगर अकॉर्डिंग टू और हिस्ट्री, तो भारत की जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1853 यानी कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के समय, जब 1872 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कार्यकाल में 1872 यानी 1872 में लॉर्ड मेयो नामक व्यक्ति ने भारत में एक अनियमित जनगणना की शुरुआत की है। ओके, तो होता क्या है कि 1872 में जो जनगणना हुआ था, रियली में टोटल इंडिया के पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेट 1%, केवल 1% ही जनगणना माना जाता है। इसीलिए इसको नियमित जनगणना नहीं मानते हैं। प्लस उसमें विश्वव्यापी भी जनगणना नहीं थी, पॉपुलेशन यानी कि सेंसस नहीं था, है ना, जनसंख्या पॉपुलेशन अपने। उसके बाद 1881, जबकि 1881 में लॉर्ड रिपन, जो कि भारत में गवर्नर जनरल बन के आते हैं, उन्होंने नियमित जनगणना की शुरुआत की। तो इस तरह से दो क्वेश्चन हमारे राइज होता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ? 1872 में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन राइज करते हैं कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब होती है? तो 1881 में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जो कि हमारा नियमित जनगणना। जब जनगणना ऐसे होते होते आज के डेट में जो हमारा 2021 जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, कोरोना के कारण कुछ उसमें डिले हैं। तो जो लास्ट जनगणना हमारा सेंसस है वो आपका 2011 में, जो कि हमारे पूरे इंडिया का 15वां और आज़ाद का 7वां। ओके, तो भारत की जनसंख्या कैसे कैसे ग्रो किया, कैसे कैसे बढ़ा, उसके बारे में यहाँ पर देखा है। आइए नजर रखते हैं। पहली बार जब भारत की जनगणना 1901 में हुआ, यानी कि 1901 में, तो उस समय भारत की टोटल आबादी 23 करोड़ 83 लाख, यानी कि 23 करोड़ 83 लाख भारत की आबादी आज से 120-21 साल पहले थे। अगले 10 साल में क्या हुआ कि वो 23 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ 20 लाख हो जाती है। उसके बाद 1911 से 1921 का बीच भारत में बहुत सारा कंट्रोवर्शियल कंफ्लिक्ट रहता है। इसी में नेशनलिज्म राइज करता है, इसी में आपका प्लेग फैल जाता है, इन्फ्लुएंजा आ जाता है। भारत फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेशन करता है, वो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत, ब्रिटिश आर्मी के अंतर्गत, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, फीमाइन आती है। यही कारण होता है कि 1911 से 1921 देखिएगा, 1911 में 25 करोड़ 20 लाख जनसंख्या है ना, लेकिन 1921 में हो जाना चाहिए था 25 करोड़ से ज़्यादा। ओके, लेकिन हुआ क्या? 1921 में 25 करोड़ 13 लाख ही जनसंख्या बच पाई, जो कि जनसंख्या में डिक्लाइन जो वृद्धि है -0.31%। ठीक, इसका मेन रीजन था, बहुत सारे रीजन था इसमें, जिसमें तुम्हारा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फीमाइन था, मेन था आपका जन्म दर और मृत्यु दर। ये जन्म दर मृत्यु दर क्या होता है? 1000 पॉपुलेशन, किसी पार्टिकुलर रीजन में 1000 पॉपुलेशन है, उसमें कितने लोग जन्म लेते हैं एक साल के अंतर्गत और कितने लोग मृत्यु कर होते हैं एक साल के अंतर्गत, उसको बोलते हैं जन्म दर और मृत्यु दर। ओके, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। जिससे मान के चलिए कि एक पटना के किसी खास इलाके की आबादी 1000 है। एक साल के अंतर्गत वहाँ पर 48 लोग जन्म लिए और 42 यानी कि 42 व्यक्ति डेट करके मारे गए। तो जो जन्म दर और मृत्यु दर, ऊंच जन्म दर और ऊंच मृत्यु दर होने के कारण, प्लस में लोगों को फीमाइन के कारण, यहाँ पर हमारी जो जनसंख्या है -0.31% घट जाती है।
उसके बाद 21 में इसको महाविभाजन वर्ष के नाम से जानते हैं। इसी को 1921 में जनसंख्या जो है वो 25 करोड़ 20 लाख से 25 करोड़ 13 लाख हो जाती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष। सीधे क्वेश्चन पूछ देता है बीपीएससी का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कब माना जाता है, तो माना जाता है आपका 1921। क्यों? क्योंकि 1921 में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी। जो हमारा ग्रोथ है, वृद्धि दर, वो -0.31% रही थी, है ना। उसके बाद भारत की पहली जनगणना स्वतंत्रता के बाद 1951 में हुई। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ आपका 1951 में। 1951 के समय भारत की आबादी 36 करोड़ 10 लाख हुआ करती थी। राइट किया। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की आज़ादी की आबादी कितना था? 36 करोड़ 10 लाख, यानी कि 36 करोड़ 10 लाख। इसको आप मिलियन में भी कर सकते हो, यानी कि 361 मिलियन पॉपुलेशन द टोटल आबादी ड्यूरिंग द 1951। ओके, नेक्स्ट नाउ द 1971 सेंसस। एक बात और भी है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस वक्त भारत की लिटरेसी रेट कितना था? 18%, है ना। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत का पॉपुलेशन 36 करोड़, लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर उसको बोलते हैं 18%। लिटरेसी रेट किसे बोलते हैं? साक्षरता दर, साक्षर, है ना, यानी कि 7 साल से ऊपर, है ना, 7 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति भारत में, वो लड़का लड़की महिला पुरुष कुछ भी हो, यदि वो पढ़कर लिखना जान देते हैं, जो पढ़ते हैं उसको लिख देते हैं, तो उनको बोलते हैं साक्षर, है ना। साक्षर, इसको बोलते हैं साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट। तो उस टाइम आज़ादी के समय केवल 18% ही लोग और लिख कर और पढ़ सकते थे और पढ़कर लिख सकते थे। इसीलिए आज के हम 2011 के अनुसार हमारा साक्षरता दर कितना है? तो अप्रोक्सीमेट 74%। ओके, मतलब कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, भारत में 100 में से 74 लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, दैट मीन्स वो पढ़कर लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं, जबकि 1971 में सबसे बड़ा अल्प विभाजन माना जाता है, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुआ है, क्योंकि 36 करोड़ से 20 साल के अंतर्गत भारत की आबादी वो 54 करोड़ हो जाती है ना। 54 करोड़ 81 लाख, यानी 54 करोड़ 81 लाख। जबकि इसका वृद्धि दर कितना होता है? 24.8%, यानी कि 10 साल के अंतर्गत 1961 से 1971 के बीच में 24.8% हमारे इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ा, जिसके कारण 71 के जो युद्ध याद है सबको, किस तरह से भारतीय सैनिक ने पाकिस्तानी सैनिकों को एकदम हराकर पूरी तरह डिफीट करके पाकिस्तान को 2 भागों में बंटवारा कर दिया, एक पाकिस्तान पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी पाकिस्तान को आज हम जानते हैं बांग्लादेश के नाम से, है ना। तो उस वक्त हमारे सैनिकों ने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के जवानों ने बता दिया कि यदि तुम टुकड़ा करना चाहते हो तो हमारे यहाँ भी शक्तिशाली लोग हैं, ब्रेव पर्सन है, प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री सभी लोग, हम तुमको भी 2 टुकड़े कर सकते हैं, और किए भी, और पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर कर बांग्लादेश को अलग बनाए, है ना। 71 की सभी लोग को याद है। जैसे अगर उसके बाद जैसे जनसंख्या आती है, जनसंख्या 1911 2011 में भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़, यानी कि 121 करोड़ और 8 लाख। इसको कह सकते हैं कि 1 अरब 21 करोड़ भारत की जनसंख्या हुआ करती थी 2011 में, जो कि आज के डेट में 2021 की जनगणना का जब रिपोर्ट आएगा, फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आया है, अभी सेंसस चल रहा है, तो पता चलेगा कि हमारी जनसंख्या 121 करोड़ से कितना ग्रो किया है। तो इस वजह ग्रो कि 130-35 करोड़ के करीब ही चला गया। वृद्धि दर याद रखिएगा कि आज के हाल फिलहाल में जो एग्जाम होते हैं उसमें ज़्यादा पूछता है ये आपका जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 10 साल में रहा 17.72%, जो 2011 की जनगणना वृद्धि है, जनगणना यानी कि लगभग 10 साल में 17.72% जनसंख्या भारत की बढ़ी, ग्रो की। मेन रीजन क्यों है भारत की जनसंख्या इतना विस्फोट होने का? मेन रीजन है ऊंच जन्म दर और अल्प मृत्यु दर। कहने का मतलब कि लोग ज़्यादा जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं कम।
तो जाहिर सी बात है एक गांव का विलेज लेते हैं, एक गांव में हर साल 100 बच्चे जन्म लेते हैं और केवल 20 लोग ही वहाँ पर मरते हैं। जिसका मतलब क्या, वहाँ का जो जन्म दर है वो 100 है और मृत्यु दर है जो वो 20 है। उसी तरह से हमारे इंडिया में जो है 1000 पॉपुलेशन पर आज के डेट में जो जन्म दर है वो 21.4 है। यानी कि 1000 किसी गांव का पॉपुलेशन है तो एक साल में लगभग 21 बच्चे वहां पर जन्म लेते हैं। देखिए जन्म दर होता है। मृत्यु दर जो कि 1000 में से केवल 7 लोग मरते थे। जाहिर सी बात है 21 लोग जन्म लेंगे और 7 लोग डेथ हो जाएंगे, मर जाएंगे, यानी कि ईश्वर कहीं भी चले तो हमारे जन्म दर बढ़ा है। जब मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होता है तो हमारे देश या किसी भी देश की पॉपुलेशन राइज करेगा, विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। जनसंख्या घनत्व, अभी जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है, तो मान के चले कि हम किसी भी शहर किसी भी देश की टोटल एरिया, ठीक है, किसी भी देश की टोटल क्षेत्रफल में से टोटल पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के रिप्लेस करके हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा निकल जाता है आपका जन्म दर, जिसको बोलते हैं हम लोग 77। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत का जो वृद्धि है वो अच्छा खासा रहा है ना। लिंगानुपात आएगा आगे, जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, और कहने का मतलब कि इसका जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल, एरिया बटा पॉपुलेशन। अब मान के चलो कि जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है निकालना है, तो भारत के टोटल एरिया बटा में भारत के टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो जो आएगा हमारा आंसर वो हमारा था जनसंख्या घनत्व। एग्जांपल रूप लेते हैं कि भारत के टोटल एरिया कितना है, तो 32.87 हाँ 87 है ना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर टोटल होता है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 32.87, और भारत की टोटल जनसंख्या कितने हैं, ये है हमारा 121 करोड़ है ना। तो जाहिर सी बात है इसका यदि हम टोटल में से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा जनसंख्या है ना, और क्षेत्रफल। तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम एरिया को जाते हैं इस समय एरिया को जनसंख्या मृत्यु दर को एरिया पॉपुलेशन बटा एरिया, नहीं तो उल्टा आ जाता है ना, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा तभी तो एरिया से डिवाइड करेंगे ना हमारा अच्छा खासा। भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या घनत्व है वो लगभग 382 है, यानी कि 382 है। तो पूरा पॉपुलेशन यानी कि 121 करोड़ में से 32,87,263 को डिवाइड करेंगे तो 382 के करीब आएगा, क्योंकि भारत का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है जनसंख्या घनत्व जिनका सबसे ज़्यादा है वो बिहार का है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब आते हैं कि लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। ओके, तो हमारे लिए सेक्स रेशियो क्या होता है, तो सेक्स रेशियो ये होता है कि हमारे यहाँ पर कितने महिलाएं पुरुष का जन्म हुआ। तो एग्जाम्पल रूप में लेते हैं कि यहाँ पर महिला बटा पुरुष गुना 1000, यानी कि जनसंख्या हमारा लिंगानुपात जो है वो सेक्स रेशियो ये हमारा बताता है कि कितना आता है, यानी कि 1000 महिलाएं 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं। तो इंडिया के जैसे हम लेते हैं जनसंख्या घनत्व, तो अभी कितना है 933 है ना। तो जनसंख्या घनत्व के रूप में हम जानते हैं, तो जनसंख्या घनत्व में तो हमारे यहाँ पर आज भी इंडिया का 933 यानी कि 933 कहने का मतलब कि भारत में 1000 पुरुष जन्म लेते हैं है ना, 1000 पुरुष जन्म लेते हैं, जिसमें
महिलाएं की संख्या 933 है। ये एवरेज है, बिहार का अलग है, हरियाणा का अलग है ना, केरला का अलग है। जैसे लिंगानुपात में देखेंगे सेक्स रेशियो में सबसे बेस्ट जो राज्य है वो हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा केरला। केरला का 1089 है, यानी कि 1000 से ज़्यादा है हमारा लिंगानुपात। और सबसे जो वर्स्ट कंडीशन है वो है हरियाणा, जो कि हरियाणा के 8 यानी कि जो हम हरियाणा को लेते हैं तो हरियाणा का 876 के करीब में हमारा 100 यानी कि 1000 पुरुष पर लगभग 876 महिलाएं यानी कि लड़की जन्म लेती है हरियाणा में। तो हरियाणा लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा सबसे यानी कि सबसे वर्स्ट कंडीशन है, खराब स्थिति है। और जनसंख्या और लिंगानुपात के अनुसार, सेक्स रेशियो के अनुसार हमारा केरला का अच्छा खासा स्थान है। उसके बाद शिशु लिंगानुपात का होता है कि 0 से 6 यानी कि इसी तरह करेंगे 0 से 6 यानी कि 6 साल से कम बच्चे कितने जन्म लिए लड़की और कितने जन्म लिए लड़का। तो इसमें भी हमारा हो जाता है कि 0 से 6 यानी कि गर्ल वर्सेस बॉय इंटू 1000 यानी कि 0 से 6 साल से कम, 6 साल से कम कितने शिशु गर्ल्स हैं और कितने बॉयज हैं। यदि दोनों को हम रेशियो मिलाते हैं तो हमारा निकल जाता है शिशु लिंगानुपात, जो कि शिशु लिंगानुपात हमारे इंडिया में पहले की अपेक्षा कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो 2011 में जो कि है 2011 में जो हमारा जो लिंगानुपात था वो 943 था। अब 2000 यहाँ पर बता दें कि ये है आपका लिंगानुपात तो 2 है, यानी कि 2001 में हमारा कितना था 933/1000 ओके, और 2011 में हो गया हमारा 943/1000 है ना। तो 2 बार डेटा यानी कि 933 वाला आपका 2001 का डाटा बताएं और 943 में 10 की बढ़ोतरी वो 2011 का डाटा है ओके। अब ये शिशु लिंगानुपात भी हो गया, लीड साक्षरता दर भी हो गया, ये 7+ यानी कि 7 साल के ऊपर कितने व्यक्ति ने हमारे यहाँ पर पढ़कर लिख सकते हैं, लिखकर पढ़ सकते हैं, वो हमारे साक्षरता दर है। तो भारत की साक्षरता दर है जो वो कितने हैं, वो 74% है। ऐसे 73.79% है, इसको लगभग में 74% बोलते हैं हमारे देश की साक्षरता दर है ओके। भारत की जनगणना हम पढ़ लिए, उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं कि यूपी भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है यूपी है ना, उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश पहले हम जिसकी जनसंख्या जो थी 2011 में वो 19,98,00,000 यानी कि ऑलमोस्ट 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ यूपी की जनसंख्या है। हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं ना जो कि यूपी की जनसंख्या के बराबरी नहीं कर सकते हैं। ऑलमोस्ट लगभग 50 से ज़्यादा देश की जनसंख्या यूपी की जनसंख्या से भी कम है ना। इस तरह से देखते हैं कि पहला स्थान पर यूपी है 19,98,00,000, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है 11,23,00,000 और तीसरा पर है बिहार जो कि 10,40,00,000 है ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है जनसंख्या से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जनसंख्या का हम पार्ट 1 अभी बात करें, इसमें अभी और आने वाला है 2, 3, 4 पार्ट्स मिल जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे ढंग से इसको और एनालाइज कर पाएँ और इसको अच्छे ढंग से और हम हेल्प कर पाएँ अपना भी और आप लोगों का भी, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी भी करें और हेल्प भी करें ओके। तो सबको धन्यवाद, जय हिंद।